मीटिंग के इख्तिताम पर वो जल्दी घर वापस आ गया। मीटिंग सक्सेसफुल रही और उस वक्त वो सिर्फ आराम करना चाहता था क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो मुसलसल जागते हुए इसी मीटिंग की तैयारियों में था। काफी देर से वो अपने कमरे में था। नौरीन बेगम आज घर पर नहीं थी और उनकी गैर मौजूदगी उसे बोर कर देती। कमरे से निकलकर सीढ़ी उतरते हुए उस वक्त लाउंज की तरफ जा रहा था जब अचानक उसकी कदम आहिस्ता हो गए। लाउंज से आने वाली आवाजें उसके लिए नई नहीं थी। उसके घर रहने वाले उस फर्द की आवाज जिससे बचपन से उसे सिर्फ नफरत करना सिखाया था। अपना नाम सुनकर वो ठिठक कर रुक गया। या अल्लाह, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आपने जामिन लाला को हम पर मुसल्लित कर दिया। दूसरे पोर्शन से उसकी चचेजा सितारा, उसकी अपनी बहन कोमल, मुलाजमा की बेटी चंदा और सामने वो बैठी थी, सुर्खों सफेद रंगत की माहपारा जिसकी मासूम चेहरे से उसे शदीद कोफत थी। अपनी आंखों को बंद किए अपनी गुलाबी लबों के साथ वो बुड़बुड़ा रही थी। बाकी सब तो जामिन को देख रहे थे, लेकिन सीढ़ियों की जानिब पुश्त और फिर आंखें बंद होने की वजह से वो उस आफत को देख ही नहीं पाई। वो चंद कदमों के फासले पर रुक गया। आज उसका बड़ा दिन था और न जामिन की महंगी खुशबू भी उसे आगाह कर देती। जामिन ने अभी कुछ देर पहले चंदा को डांटा था और शायद इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ चंद का गम मना रही थी। जब से उसे अंदाजा हुआ था कि वो मीटिंग के बाद घर वापस आ गया, वो किचन से बाहर नहीं आ पाई। लेकिन उसकी तबीयत खराबी का सुनकर और फिर आज ममानी जान भी घर नहीं थी, तो उसके साथ मिलकर जी भर के बातें और मस्ती करना तो बनता था। चंदा के दुख को महसूस करते वो उसे और भी अपने पास ही बिठा चुकी थी, क्योंकि किसी को तकलीफ में देखना मापारा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मैं तो दिल की गहराइयों से दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह पाक जामिन लाला को ऐसी बीवी दे जो इन्हें कमरे से बाहर ही ना आने दे। खान हवेली में जन मुरीदी की ऐसी मिसाल कायम हो जाए कि सब लोग देखते रह जाए। आमीन। अरे, इतनी अच्छी दुआ मांग रही हूँ और तुम लोग आमीन तक नहीं कह सकते। एक आंख खोलकर उसने सबका जायजा लिया। उसके सामने बैठी सारी लड़कियां तकरीबन सत्ते में आ चुकी थी। उसे हैरानगी हुई। इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजने लगी और दिल को थामकर उसने सबकी नजरों का पीछा करते पलट कर देखा और उसकी सांस वही थम गई। बेसाख्ता उठ खड़ी हुई। शेफून का दुपट्टा सर से फिसलते हुए कंधे पर आ गिरा, लेकिन उसने मजबूती से मुट्ठियों में थाम लिया। 18 साल लड़की का रंग लम्हे भर में गायब हो गया और सामने खड़े शख्स की सुरख रंगत बता रही थी कि वो उस वक्त उस पर कितना गजबनाक है। अगर उन लड़कियों में से कोई और लड़की होती तो शायद वो मुस्कुराकर उसे हल्का सा डांट देता, लेकिन माँ पारा की बात और थी। बकुल उसकी माँ की वो मनहूस लड़की जो उनकी जिंदगियों में स्याहियां गोल चुकी थी, जिसके कदम पहले इस हवेली पर भारी थे। अब हवेली के इकलौते शहजादे के लिए वो ऐसी नहुसत बड़ी दुआएं मांग रही थी। कोमल फौरन अपनी लाला को गुस्से में देखकर उठकर वहां से चली गई। सितारा भी फौरन उठते हुए कोमल के पीछे चली गई। वो अकेली वहीं खड़ी थी, पाँव पूरी तरह से कांप रहे थे। वो चेहरा जिस पर अभी कुछ देर पहले खुशी बड़े रंग बिखरे हुए थे, इस वक्त वो खौफ से स्याह पड़ रहा था। बचपन से वो इन माँ बेटे से इस कदर खौफजदा रहा करती कि उनके सामने उसे सांस लेना भी दूभर हो जाता। मासूम सी चंदा जो बामुश्किल 8-9 सालों की थी, सीढ़ियों के पीछे छुप गई। उसकी माँ रजिया मासरत करते फौरन उसे घसीट कर किचन में ले गई और अब वो थी और गजबनाक चेहरा लिए जामिन खान। लाला, मैं कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसकी जुबान पर आता और वो फौरन कहकर उस शख्स की अताब से पनाह ले लेती। अगर यहाँ नौरीन बेगम होती तो इस वक्त उसकी चुटिया पकड़कर उसे बुरी तरह झाड़ चुकी होती। लेकिन सद शुक्र कि जामिन उस पर हाथ नहीं उठाता था। अपने हाथों को पुश्त पर बांधे वो कदम कदम चलते हुए उसके करीब आने लगा और वैसे ही पीछे पलटते उसे वो दूर जा रही थी। क्या कह रही थी तुम? अब बोलो, ताकि मैं तुम्हारी जुबान को काट कर कुत्तों के सामने डाल दूं। वो आहिस्ता लेकिन इतनी जानदार लहजे में कराया कि उसने फौरन अपने दिल को मुट्ठी में दबोच लिया। नवी में सर हिलाते खुश्क लबों को तर करके सिर्फ उसे अपने करीब आने से रोक रही थी। नहीं लाला, मैं चंदा। क्या चंदा? और क्या तुम? तुम्हारी और चंदा की औकात इस घर में सिर्फ इतनी है कि काम करो, खाना खाओ और सो जाओ। तुम दोनों को जुबान खोलने की इजाजत नहीं है और तुम यहाँ सारी लड़कियों के सामने इमामत करवाते मेरे बारे में बात कर रही थी। तुम्हारी इतनी जुर्रत?
उसे दहाड़ते हुए अपना हाथ सोफे पर मारा और वो कांपते हुए चलकर सोफे पर गिरी। आंखों से आंसू छूट कर गिर रहे थे और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि दाखिली दरवाजे से इस वक्त दाजी अंदर दाखिल हुए। ये तो शुक्र था कि दाजी वहां आ गए, वगरना वो शख्स तो आज उसकी जान लेने के दर पर था। वो फौरन घबराते दाजी की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन वो अभी भी मजबूत कदमों से उसकी पुश्त को घूर रहा था। अब जानते हैं, आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, ये पूरी करने की बजाय यहाँ लड़कियों के साथ खेल रही है, खुद से छोटी लड़कियों के साथ। उसने बहुत नाजुक पहलू पकड़ लिया था। ताजी हमेशा ये चाहते थे कि अपनी तालीम को जारी रखे, और इसीलिए उन्होंने पिछले 2 हफ्तों से ये जिम्मेदारी जामिन के जिम्मे लगा दी थी कि उसे टेस्ट की तैयारी करवा दिया करे। वो 26 साल भरपूर मर्द जाने उसे क्या सूझी कि दाजी के सामने झूठ बोलते उसे पकड़वा गया, और वो जो दाजी के करीब पनाह के लिए आई थी वहीं धक से रह गई। वो शख्स इतना जल्दी बात बदलकर सारा मलबा उस पर गिरा चुका था, और फिर उसके सामने झूठा साबित करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दादी ने पलटकर नरमी से उसे देखा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मेरी जान? वो शायद अभी मर्दान खाने से वापस ही आए थे। सुबह से ही मर्दान खाने में मेहमान आए हुए थे और दादी को घर वापस आने की फुर्सत ही नहीं मिली। दादी एक खौफजदा सी नजर जामुन की सुरख नजरों पर उस पर डालते उसने पलटकर दादी को देखा, लेकिन इससे पहले वो नरमी से अपना हाथ उसके सर पर जमा चुके थे। जाओ, अपनी बुक्स उठाओ और लाला के पास जाकर तैयारी कर लो। अगर तुम्हारे पास 1 घंटा है जामुन, तो इसे अच्छी तरह तैयारी करवा देना बेटा। एक बार फिर उसे जामिन के हवाले करते दादी खामोश नजर उसके चेहरे पर डालकर कमरे की जानी पलट गए। वो जानती की थी कि दादी को कितनी तकलीफ दी जा चुकी है। उन्हें ये सुनना इतना दुश्वार लगता था कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रही। हालांकि वो सारे हालात उसके सामने रखते उसे आगाह कर चुके थे कि उसे हर सूरत अपना मुकाम पैदा करना है। तो ये बात दादी के लिए तकलीफदा थी। दादी के जाते ही जामिन ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया और उसके साथ कटी हुई शाख की तरह खींची जा रही थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उस शख्स को रोक देती। वो सीढ़ियों से उसे ले जाते कमरे में लेकर आया और उसकी किताबें अभी तक जामिन की टेबल पर ही पड़ी थी। उसे किताबों के करीब लाकर पटकते वो इसके सर पर खड़ा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जामिन की ये सिफ्त बहुत अच्छी थी कि वो जब भी अकेली उसके साथ कमरे में होती तो कभी भी दरवाजा बंद नहीं करता था और ना ही उस पर गलत निगाह डालता। हाँ, गुस्सा और नफरत वो करने से बाज नहीं आता था, क्योंकि ये नौरीन बेगम के सिखाए हुए सबक थे और वो उनको भूल कर अपनी जिंदगी की शुरुआत कभी नहीं कर सकता था। लाला, मैं भी टेस्ट याद करती हूँ। उसे फौरन हाथ बढ़ाकर अपनी किताबों को थाम लिया और जिंदगी में पहली बार जामिन ने उसके करीब आकर उसके चेहरे को बुरी तरह पूछ लिया था। तुम जानती हो मुझे तुमसे कितनी नफरत है? हद से ज्यादा नफरत है मुझे तुमसे, क्योंकि तुम्हारी माँ की वजह से मेरे बाबा जानी इस दुनिया में नहीं रहे। ये ताना वो हजारों मर्तबा सुन चुकी थी, लेकिन जामिन जब जख्मी नजरों से उसे देखते हुए बाबा जानी का तस्करा करता तो उसे एक बार फिर वही तकलीफ होती जो अपनी माँ के चले जाने पर हुई थी। इस सब में उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये सजा काट रही थी और जानी उसे कब तक ये सजा काटनी थी। उसकी हसीन बुरी आंखें लबालब आंसू से भरते चले गए। आंसुओं के खरतरे टूटकर उसके रुखसारों से बहकर गर्दन तक आते चले गए, लेकिन वो उस पर तरस नहीं खा सकता था। तुम कब हमारी जिंदगी से चली जाओगी? निकल जाओ हमारी जिंदगी से, ताकि इस हवेली में सुकून बन जाए। मैं आकर जब भी तुम्हें दिखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। मेरी मम्मा ने सारी अजियतों को भुला कर तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हें पाला, तुम्हारी परवरिश की, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर से हमारी ये नफरत खत्म ही नहीं हुई। खुदा का वास्ता, अब तुम बालिग हो, अपना रास्ता इख्तियार करो, चली जाओ यहाँ से, दूसरे मामू के घर चली जाओ। क्या हमारी जिंदगी को अजाब बनाने का ठेका रखा है तुमने? अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत, सारी फ्रस्ट्रेशन वो छोटी सी लड़की पर निकाल चुका था जो बस रोए जा रही थी। इन बातों का माफूम तो उसे बचपन में ही समझ आ गया था कि जामिन और नौरीन बेगम से इस कदर नफरत क्यों करते हैं। हकीकत क्या थी? दाजी उसे आगाह कर चुके थे, लेकिन नौरीन बेगम उसकी माँ से इस कदर शदीद
नफरत करती थी। उन्होंने अपने बेटे में मुंतकिल करते हुए नफरत का रूप उसकी छानी मोड़ दिया। वो मासूम सी लड़की जो शक्ल में हूबहू अपनी माँ की तरह नजर आती थी, उन्हें इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन वो यहाँ से नहीं जा सकती थी क्योंकि वो दादी की जेरे सरपरस्ती थी और दादी उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करते थे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसे बाजू से दबोच कर उसने दरवाजे की तरफ धकेल दिया। कोशिश किया करो कि मेरी नजरों के सामने ना हो, वरना किसी दिन तुम्हारी गर्दन दबाकर तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब जाओ यहाँ से। वो इतनी शिद्दत से दहाड़ा कि कमरे के दरो दीवार ने भी दहल कर उसकी जानिब देखा। अपने कदमों को घसीटते हुए खौफजदा दिल को थाम कर अपने कमरे में आ गए। बेड पर बैठते हुए वो उस शिद्दत से रो पड़ी कि अगर कोई भी उसे इस तरह रोते देख लेता तो कलेजा मुंह को आ जाता। पूरा दिन वो इसी तरह खौफ व हरास में गुजारते थे। नौरीन बेगम के ताने सख्त बात है, उनका ये रवैया उससे कभी भी बर्दाश्त नहीं था। वो वही छोटी सी मुलायम गुड़िया थी जिसे वो अपने हाथों से खिला था, जिसके सारे नाज नखरे पूरे किया करता। लेकिन एक लम्हे में सब कुछ बदल गया और वो लड़की उसके लिए बस बाहर से नफरत बन गई। वो छोटी सी बूढ़ी आंखों वाली कांच सी गुड़िया जिसके रुखसारों पर वो बोसे देते हुए नहीं थकता था, जो उसे बचपन से लाला कहकर पुकारती और हमेशा उसे अपना बड़ा भाई ही समझती थी कि हवेली उसके लिए महफूज ठिकाना थी। उसका अगर कोई अपना होता तो अब तक यहाँ से जा चुकी होती। न जाने कितनी बार अपनी जान लेने का उसे ख्याल छूकर गुजरा, लेकिन वो फिर दादी को ये दुख नहीं देना चाहती थी। उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया और अपनी नवासी का दुख जिन्हें देख वो अपनी बेटी की कमी को पूरा करते थे। उन्हें अंदर से अपने मोहसिनों के लिए वो कभी भी ऐसी लड़की साबित नहीं हो सकती थी जिसे सिवाय दुख देने की और कुछ नहीं आता। न जाने वो कितनी देर रोती रही। सर दुखने लगा, गला दर्द करने लगा। नौरीन बेगम के आने का वक्त था, सो मुंह पर छींटे मारते वो किचन में चली गई। रजिया अभी तक किचन में थी, लेकिन चंदा को उसने अपने बाप के साथ वापस भेज दिया था। रजिया रात के घर वापस जाती, लेकिन 5 बजे के करीब उसकी शौहर की ड्यूटी खत्म हो जाती थी, सो अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता। अमूमी तौर पर मुलाजमीन के साथ सामिन का रवैया बहुत नरम होता। घर की दूसरी बच्चियों के साथ भी वो हमेशा नरम मुलायम लहजे में बात करता। लेकिन उस रोज चंदा ने उसके कमरे में पड़ा हुआ उसने चंदा को डांटते हुए कमरे से निकाल दिया और वो मुसलसल रोते हुए रजिया को तंग करेगी। सर में बेतहाशा दर्द था, लेकिन नौरीन बेगम की इजाजत नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से अपने लिए चाय बना लेती। सो खाना बनवा लेने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। खाना खाने की तलब नहीं थी, हाँ, लेकिन उसने रजिया से कह दिया था कि अगर चाय बने तो इसे एक कप किसी तरह उसके कमरे में पहुंचा दिया जाए। और रजिया हमेशा से उसे अपनी बेटी की तरह समझती थी। वे एक अरसा हो चुका था उसे हवेली में काम करते और हवेली के मकीनों के साथ उसकी अच्छी हमआहंगी बन चुकी थी। हर एक को और उनके मिजाज के मुताबिक जानती थी। सो नूरीन बेगम की आंख बचाकर कभी कभी उनके साथ रायत बरत लेती। रजिया उसके कमरे में चाय का कप पहुंचा कर गई थी। साथ ही उसने कह दिया था कि शायद वो दिन की वजह से खफा थे और यही समझ रहे थे कि वो नाराज होकर डिनर के लिए बाहर नहीं आई। अब हकीकत क्या थी ये वो नहीं जान सकते थे और ना ही वो उनको बता सकती थी। इसलिए चाय पीने के बाद उसने 2 पेन किलर निगल ली और बेद बटे को अच्छी तरह फैलाकर सर पर लेते सीढ़ियां उतरकर वो अपने कमरे में जाने लगी। नौरीन बेगम अपने कमरे में थी, जामिन अपने कमरे में, और इस वक्त वो दादी से बड़ी तफसीली तौर से बात कर लिया करती। उनका मुलायम लहजा, उनका शफीक लम्स उनके लिए बाइस सुकून था। दूसरे पोर्शन में उनका छोटा मामू जाहिद खान, उनकी बीवी नायला बेगम और उनके 3 बच्चे रहते थे, साबिर, जिशान और छोटी बेटी सितारा। सितारा के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। बहुत हंसमुख लड़की थी। कोमल के साथ बातचीत करने, ग्रुप स्टडी करने आ जाया करती, तो वो भी इन दोनों से बातचीत करके अपना दिल बहला लेती। ये भी उसके लिए करम नवाजी थी कि कोमल उससे इस तरह नफरत नहीं किया करती। या शायद अभी वो छोटी थी, इन नफरतों को हक़ नहीं समझती थी। हो सकता था कि जिस रोज वो भी इन सबसे बातों को समझने लग जाए, उस रोज उसके लिए वो भी बेजरर समझ से नफरत बन जाता। लेकिन अभी तक उसने उसे कभी इतनी तजलील का निशाना नहीं बनाया था। सो वो भी उनके साथ बात करते हुए
اپنے دل کو ہلکا کر لیتی، کبھی ان کے ساتھ کہہ کے لگا کر سارے دکھوں کو ہنسی میں اڑا دیتی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی پارٹی ہوا کرتی۔ داجی کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر چلی آئی، اور وہ ابھی تک شائع نماز پر بیٹھے تھے، اور اس وقت نوافل ادا کر کے وہ اذکار میں مشغول ہو چکے تھے، اور پھر دیر تک جاگنے کے باعث ہو جاتے، صبح پھر فجر سے پہلے بیدار ہو جاتے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر نہ جانے کو اس بار اس کا دل بھر آیا۔ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ ایک بار پھر شدت سے رو پڑی تھی، اور وہ پریشان ہو کر اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ خدا، داجی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، کسی علیحدہ گھر میں جہاں آپ اور میں رہتے ہوں؟ آج اس نے بڑے عرصے کے بعد دل کی بات کہی تھی۔ شاید وہ ساری باتوں سے فرار چاہتی تھی، شاید اب وہ تھک چکی تھی نفرتوں کو سہتے سہتے۔ کیوں میری جان، کیا تمہیں داجی کی حویلی اچھی نہیں لگتی؟ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو لیا۔ داجی، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے مکین مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی زندگی سے نکل جاؤں، دور کہیں، دور جہاں میرا نام و نشان بھی یہ لوگ نہ دیکھ پائیں، جہاں انہیں کبھی محسوس نہ ہو کہ ان کے گھر جہارا کی بیٹی رہتی ہے، وہی جہارا جس کی شکل سے بھی انہیں نفرت ہے۔ آج وہ روتے ہوئے سب کچھ کہہ گئی تھی جو اس نے کبھی کہنا نہیں سیکھا تھا۔ شکوہ کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور داجی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر جائیں گے، لیکن وہ بھی سے اتنا اکتانے لگی تھی۔ زندگی میں آزمائشیں خدا کی دین ہوتی ہیں، اگر ہم آزمائشوں سے گھبرانے لگیں تو پھر زندگی کا آغاز کس طرح کریں گے میرے بچے؟ درود کریم کی تسبیح کو مکمل کرتے انہوں نے آہستگی سے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ ہمیشہ ان سے بات کر کے پرسکون ہو جایا کرتی۔ آپ مجھے ایک مقررہ وقت بتائیں جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں جو دیر تک گریہ کرنے کی چگلی کھا چکی تھی۔ جاؤ وضو کر کے آؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور ان کی بات مان کر وہ اٹھ کر وضو کرنے چلے گی۔ وضو کرنے کے بعد وہ واپس آئی تو داجی نے ایک تسبیح اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ زیر و درود پڑھتی رہی، اور وہ اسے ساتھ ساتھ پرسکون کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے تسلی امیز الفاظ اس کے ذہن سے ہوتے اس کے دل میں اترتے چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد وہ اس قدر پرسکون ہو گئی کہ ایک نرم و ملائم سی مسکراہٹ اس کے حسین لبوں کو چھو گئی۔ آپ کمرے میں جاؤ، اچھی طرح صبح کے ٹیسٹ کی تیاری کر لو اور پھر سو جانا، اور اگلی بار جب بھی دل حد سے زیادہ اداس ہو تو صرف وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر پروردگار کو یاد کر لینا، وہ سنتا اور دیکھتا ہے، اور میری بچی کے سارے مسائل جلدی حل کر دے گا۔ بظاہر تو انہوں نے پرسکون کر کے اسے کمرے میں بھیج دیا تھا، لیکن ایک ایسی جنگ جو ان کے وجود میں چھڑ چکی تھی، وہ اس سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس گھر میں اس کے ساتھ کیسا سلوک اپنایا جاتا، اس بات سے تو وہ واقف تھے، لیکن انہیں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھروسہ نہیں تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد سے جلد کچھ ایسا کر جائے جس کی وجہ سے ان کی ماہپارہ محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے، جس کے بعد انہیں اندیشہ نہ ہو کہ وہ زمانے کے مصائب سے گھبرا کر اپنے ساتھ کچھ پورا کر لے گی۔ جہاں وہ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نہ دیکھ پائے، اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ مقدر اب اپنی وہ چال چلنے والا تھا جس نے نہ صرف ماہپارہ کو اپنی لپیٹ میں لے لینا تھا، بلکہ ضامن خان کی ساری عقل اور مغروری بھی محبت کی ایسی چادر لپیٹ دیتی کہ خود بے بس ہو کر انہی قدموں میں بیٹھ جاتا جن کے قریب بیٹھنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور اب آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں ایسا کروں گا؟ ہر درمی سے لہجے میں اٹھ کر پینٹ کی پاکٹس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالتے داجی کو چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہی مغرور رویہ، وہی انداز۔ وہ ہمیشہ سے ماماز بوائے رہا، ایک ایسا شخص جو نورین بیگم کے اشاروں پر ناچتا۔ بیگم خود اس وقت شوق کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ زاہد صاحب، نائلہ بیگم، نورین بیگم اور ضامن کے ساتھ دادی اس وقت کمرے میں موجود تھے، اور ان کا فیصلہ ضامن کے سر پر کسی بم کی طرح لگا، جس سے ساری حویلی کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو، اور نورین بیگم کو جیسے یقین ہو کہ اپنی ماں کی مرضی کے بغیر وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، سو اطمینان کے باوجود نفرت اور حیرانگی بھری نظروں سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔
اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں اس فیصلے سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو زامن خان، تم سے زیادہ اچھا شخص ڈھونڈنے میں مجھے پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ سلجھی ہوئی معصوم حیادار لڑکی کے ساتھ ساتھ میری جائیداد کا ایک حصہ اس کے نام منتقل ہو جائے گا۔ جو کچھ جہاں را کا ہے وہ میں ماہپارا کے نام کر دوں گا، اور کوئی بھی بڑا خاندان اسے اپنی بہو تسلیم کرنے میں آر محسوس نہیں کرے گا۔ انہیں جیسے آنے والے وقت کا علم ہو، لہذا ہر بات کو سکون بڑی تسلی میں لپیٹ کر بیان کر رہے تھے۔ نورین بیگم کے سر پر لگی تلووں پر بچی۔ زاہد خان نے بھی اکتاتے ہوئے پہلو بدلا۔ جب تک ماں پارا کی ساری ذمہ داری کو اٹھا کر ہم نے پال پوس کر اسے جوان کیا، وہ بلاخر نورین بیگم خاموش نہیں رہ پائی۔ وہ اس کے نانا نے خود کیا ہے۔ حویلی میں باقی لوگوں نے اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہے وہ میں بخوبی جانتا ہوں، اور نہیں چاہتا کہ میں اپنی زبان کھولوں۔ میں نے تم لوگوں کے سامنے اپنے 2 فیصلے رکھے ہیں۔ جس فیصلے پر حامی بھر لوگ ہیں، کل صبح آ کر مجھے بتا دینا۔ رات بھر کا ٹائم ہے اور اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ ان کی اجازت دیتے نائلہ بیگم اور زاہد کے ساتھ ساتھ عامر اور نورین بیگم فوراً کمرے سے نکل گئے، اور دوسری محفل نورین بیگم کے کمرے میں لگی تھی۔ ابا جان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جو سب کچھ ہمارا ہے وہ ایک پرائی لڑکی کے نام کر کے اسے یہاں سے رخصت کریں گے؟ یقیناً وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ نورین بیگم کی وہی پھیلائی ہوئی آگ تھی جس نے پورے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتے زامن دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کی زندگی کا سوال تھا، وہ اس قدر آگ بگولا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس لڑکی کے سر پر دے مارے یا اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے کہیں غائب کر دے۔ ان کے سروں پر وہ کسی عذاب کی طرح تھی۔ بیگم بہت پرسکون بیٹھی تھی۔ ان کے بیٹے چھوٹے تھے اور اس عداد میں سے کتنا حصہ کسی کے پاس جاتا انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر انہیں فرق پڑتا تو صرف اپنے شوہر کے حصے، اور وہ اس وقت کہیں نہیں جا رہا تھا۔ ہاں لیکن زاہد صاحب اس وقت پریشانی کے عالم میں تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جہاں آرا کا حصہ مہا پارا کے نام کر دیا جائے۔ میرے خیال میں زامن کو اقرار کر لینا چاہیے۔ ہم گھر کی جائیداد اور یہ سب کچھ گھر سے جانے نہیں دے سکتے، اور ویسے بھی گھر کی بچی یہ بات کو ختم کرتے ہوئے وہ اپنے پورشن میں جا چکے تھے۔ لیکن زامن اور نورین بیگم اس آگ میں جل رہے تھے جس میں آج تک وہ دوسروں کو جلاتے چلے آئے تھے۔ اس کا حسین چہرہ اس وقت بے تحاشا سرخ تھا۔ اس کی ماں مسلسل وہی باتیں کر رہی تھی جو اسے درد میں مبتلا کر دیتی۔ وہ سر جھکا کر ساری باتوں کو سن لینے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے پہ آ گیا۔ بے قراری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، اور ایک دوسرے کمرے میں وہ پرسکون سی لیٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں کون سی قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس کی زندگی کون سا موڑ اختیار کرنے والی ہے جس کے بعد وہ خود پر سے سارے اختیارات کھو دے گی۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر اضطرابی کیفیت میں تھا۔ بھلا اس لڑکی کو اس روپ میں دیکھنا کہاں آسان تھا؟ پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ ایسی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا جو اس کے ساتھ چلتی تو زمانہ پلٹ کر دیکھتا، اور یہ صرف نفرت اور بے تحاشا نفرت۔ داجی حیران نہیں تھے۔ زامن کی رضامندی سے شاید انہیں علم تھا۔ نورین بیگم کا مطمئن انداز انہیں خدشات میں مبتلا کر گیا۔ یہ ملی جلی سازش تھی۔ انہیں یقین تھا کہ زامن کے لیے وہ کبھی بھائی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ زامن کے نام کروا کر وہ کبھی بھی اسے کانٹے کی طرح اسے زندگی سے نکال سکتی ہے۔ اس روز اس نے بے یقینی سے داجی کا چہرہ دیکھا۔ اسے فرار چاہی، اور فرار کی بجائے اسے عمر قید سے متارک کروا رہے تھے۔ داجی مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کرے جنہیں نفرت کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ آنسو اس کی پلکوں کی بار توڑ کر گرتے چلے گئے۔ وہ خوبصورت چہرے والی لڑکی اس قدر شدت سے رو پڑی کہ داجی کا دل بیٹھ گیا۔ میں تمہیں ان کے حوالے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ انہیں تو محبت سکھاؤ۔ یقین کرو اگر وہ قابل محبت نہ ہوتے تو داجی کبھی تمہیں ان کے سپرد نہ کرتا۔ داجی کسی اور آنکھوں میں سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں تھا۔ تو پھر میری ایک شرط ہوگی، اور پھر اس نے وہ شرط داجی کے سامنے رکھی۔ وہ کافی دیر پرسوچ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ میں یہ صرف تمہاری شرط کی بنا پر کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس رشتے کی بقا اور اس رشتے کو سنبھالنا صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔
उस रोज़ वो चुपचाप उनके कमरे से बाहर निकल आई। नौरीन बेगम के लिए किसी काबिल नफ़रत कभी नहीं हो सकती थी, लेकिन ज़िंदगी उसने ज़ामिन हसन खान के साथ गुज़ारी थी, और वो शख्स जो इसे अपने सामने देखना भी पसंद नहीं करता था। बेख्याली में वो सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी, जब नीचे उतरता ज़ामिन उसे देखकर हटका। सिर्फ एक खामोश नज़र उस पर डालकर दूसरे लम्हे वो नज़रें फेंक कर गुजर गया, जबकि उस साकित घड़ी पलट कर देर तक उसे दिखती रही। कुछ एहसास था जो अजीब था। वो लाला से किसी और रूप में उसे देखने वाली थी, और ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। दाजी ने सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिया, और हफ्ते के इख्तिताम पर उसका निकाह था। उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया। नूरीन बेगम जाने क्या सोच कर बैठी थी जब वो इस तरह खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और उसे यकीन था कि ये तूफान से पहले वाली खामोशी है। ना ही वो उसे काम काज के लिए कहा करती थी, और ना ही कमरे से आने के लिए सारी शॉपिंग भी उन्होंने खुद ही की थी। सब कुछ दादी के स्पुर्द करके उसने अपना बकिया हिस्सा खुदा के स्पुर्द कर दिया था। वो नहीं जानती थी कि मुकद्दर उसे किस मोड़ पर लेकर जाएगा, लेकिन अब उसे जहां भी कदम रखना था, संभल कर रखना था। वो जितना चीखती चिल्लाती, जितना मुजाहमत करती, अगर वो शख्स उसके नसीब में लिखा था तो उसे मिलकर ही रहना था। सितारा ने उसके दोनों हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगा दी। मेहंदी के डिजाइन के दरमियान उसने शरारत से जामिन का नाम लिखते उसकी आंखों में देखा था, जो बुझी बुझी सी थी। गुलू करना चाहिए आपको जामिन लाला के नाम से, पर अब तो आपकी सैया जी बन चुके हैं ना। वो खिलखिलाकर हंसती तो बाकी लड़कियों भी इसका साथ दिया थे, जबकि वो सर झुकाकर देर तक उसका नाम घूरती रही। न जाने कब तक उसके हाथ की लकीरों में था, लेकिन दिल ने चुपके से दुआ की थी कि अगर ये नाम उसके हाथ की लकीरों में लिखा जा रहा है तो ताउम्र लिखा जाए। वो माँ के जैसा मुकद्दर नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मोहब्बत का जहरीला सांप उसे डसते हुए कहीं का ना छोड़े, वो अपने नीले जहर आलूद जिस्म को लेकर मौत के मुंह में चली जाए, क्योंकि उसकी माँ ने मोहब्बत की खातिर रिश्ते गवा दिए, और फिर उन्हें रिश्तों को ढूंढते ढूंढते मौत की आगोश में वो चली गई। जामिन खान से अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। अगर इसका सारा भरोसा था तो सिर्फ परवरदिगार की ज़ात पर था, क्योंकि वो बुजुर्ग को दाना हस्ती नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर जानती थी, और उसी लिबास में ब्यूटिशन ने उसके चेहरे को महारत से सजा दिया। वो हसीन तो पहले थी, लेकिन इस कदर वो दिलकश लग रही थी कि अगर उस पर नज़र टिकती तो नज़रों को जल्दी फेर लेना किसी के बस में नहीं था। लड़कियों ने जी भरकर उसकी तारीफ की, लेकिन नबों से सिर्फ एक कफल था। आने वाले वक्त उसे बेताब किए हुए था। हजारों खदशे थे जिसके दिल को दरका रहे थे, और फिर उसी घूंघट की आड़ में जिस पर जामिन का नाम लिखा था, वो लड़कियों के संग बाहर आ गई। ना ही आंखों में कोई चमक थी, ना ही लबों पर शरारती मुस्कुराहट, और सामने बैठा वो शख्स भी इंतहा का संजीदा था। मौलवी साहब ने इजाजत तलब की, और दादी ने अपना कांपता हाथ उसके सर पर रख दिया। उसने इकरार कर लिया। इकरार करते हुए अपना सब कुछ वो जामिन खान के हवाले कर दिया, वही जो कातिब तकदीर लिख चुका था। तो फिर मुकद्दर का दामन थाम कर चलने में क्यों कुछ कमी महसूस हो जाए? जाने इस एहसास के जेर सर उठा था। लड़कियों ने जबरदस्त हूटिंग की थी। उसका दिल गोया सीने से उछलकर हलक में याद रखा। सामने रुके वो मजीद सर को झुका गई। 2 कदम चलते उसके करीब आ रहा था, और उसका दिल जैसे मुट्ठी में बंद होता जा रहा था। उसके करीब आया, सिर्फ 1 कदम के फासले पर खड़ा। उसे झुकते उसे कंधों से थामकर अपने मुकाबले खड़ा कर दिया। वो बामुश्किल उसके सीने तक अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर रह सकी थी, और उसने वो जालीदार घूंघट उसके चेहरे से हटा दिया। लम्हा भर में वो दिल फरेब सा चेहरा उसकी नजरों के सामने था। जामिन ने आज उसे जिन नजरों से देखा था, आज से पहले उसने कभी उसे उन नजरों से नहीं देखा था। रिश्ते के बदलने का असर था या जो भी, वो देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। बस उसके चेहरे को देखने के बाद पलट गया। उसे जामिन के मुकाबले लाकर बिठा दिया गया। दोनों ने गोया एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया। एक जलते हुए अंगारे पर थे, तो दूसरे समंदर ठाटे मारता हुआ। समंदर दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। वो दिलकश लग रहा था और वो हसीन लग रही थी। दोनों एक दूसरे को मुकम्मल मात दिए हुए थे, और जामिन की नजरें बार बार भटकते हुए उसके चेहरे पर चली जाती। खुद को जितना भी रोकने की कोशिश कर रहा था, साथ बैठी हुई लड़की उस पर असरअंदाज हो रही थी। वो बार बार उसी बात
पर चढ़ रहा था। उसे सोच लिया था जो इसके सामने जाएगा उसे इतनी शिद्दत से धुतकार देगा कि उसे एहसास हो जाए फिर भी जामिन खान के मुकद्दर का हिस्सा हो ही नहीं सकती। उसे क्या ही रुखसत होना था, बस एक कमरे से दूसरे कमरे तक का सफर। और वो सफर उसने दाजी की अचानक कितनी मिन्नत मरादों और दुआओं के बाद तय कर लिया। उसे जामिन के बिस्तर पर लाकर बिठा दिया गया। फूलों से सजा हुआ कमरा उसके दिल को धड़का गया। वो बुरी तरह वसवसों का शिकार थी, लेकिन फिर भी दिल पर संजीदगी लिए, चेहरे पर संजीदगी, आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने खुद को तैयार कर लिया हो। आने वाला वक्त जैसा भी होगा उस पर काबू पा लेगी, अगर परवरदिगार का साथ है तो। कमरे का दरवाजा खुला। वो शानदार से कमरे का मालिक शानदार पर्सनालिटी लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसकी खुशबू चारों तरफ बिखर गई, वही खुशबू जो अपने इर्द गिर्द महसूस करके घबराया जाया करती थी। लेकिन आज वो नहीं घबराई। उसकी नजरें बस एक ही जाविये पर जमी रही। उस रिश्ते की हकीकत क्या थी उसे समझने में कोई वक्त नहीं लगा। वो इससे चंद कदमों के फासले पर खड़ा था, पुश्त पर हाथ बांधे उसे अजीब सी मगरूर मुस्कुराहट से देखता रहा। और उसकी एक नजर में भी हजारों सवालात थे, जिसे वो उससे पूछना चाह रहा हो कि वो कौन से सबसे हसीन सपने सजा कर बैठी है। वो कौन से ऐसे दिल फरेब लम्स के एहसास में है जो उसे आसमान पर परवास के काबिल बना दे। और फिर उसके सामने आकर बैठ गया और उसके चेहरे को देख रहा था। तो हमने क्या सोचकर इस रिश्ते की हामी भर ली? मुझे तुम्हारा इकरार समझ नहीं आया। वो बोला तो लहजा इंतहाई संजीदा था। वही मगरूर सी खुशबू उसके लहजे से होते हुए मुकाबिल के नतनों से टकराई। और ये खुशबू तो जामिन खान की तस्नीक का था। वही एहसास जिस एहसास के तहत आपने इकरार किया। उसके लब पीले और जामिन उसकी हिम्मत पर हैरत ज़दा रह गया। उसे तो ये लगा था कि इसके सामने अपनी सांसें तक रोक लेगी, कचा कि उसकी बात का जवाब देना। और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये एहसास तुमसे वाबस्ता सारी आसाइशों की बुनियाद पर इकरार करने पर मजबूर कर गया, तो अपने भवें उठाकर उसने अपने बाजुओं को तेग की सूरत में बेड पर टिकाते हल्का सा गर्दन पीछे की तरफ गिरा दिया। मैं इसे तस्लीम नहीं करूंगी, क्योंकि जामिन खान को किसी भी आसाइश की जरूरत नहीं है। उसे बेतहाशा हैरान कर रही थी। और अगर आसाइशों की जरूरत है भी, तो मुझसे वाबस्ता सारी आसाइशें आपकी है। वो गर्दन घुमाकर अपने पीछे पड़े हुए तकिए को देखने लगी और फिर अपना मखमली हाथ बढ़ाकर उस तकिए के नीचे से वो कागजात उठाकर जामिन के सामने कर दिया। आज से वो सारी आसाइशें, उनके चेहरे की रंगत भग से उड़ गई। अगर तमन्ना सिर्फ आसाइशों की है तो आज से ये सारी आसाइशें आपकी हुई। यूं लगा था जैसे उस मगरूर शख्स की अना पर पहली बार किसी ने जोरदार घूंसा दे मारा हो। वो अपना हाथ सब कुछ बगैर किसी खतरे के उसके हवाले कर चुकी थी। कितने लम्हे वो कुछ बोलने की काबिल ही न रहा। और अगर मैं ये सब हासिल करने के बाद तुम्हें यहीं पर छोड़ दूं तो फिर वो अनजान से खदशे के तहत उसे डराना चाहता था। शायद उसे फैले की तरह अपने सामने भीगी बिल्ली देखना चाहता था। तो फिर मैं ये समझूंगी कि मैंने इस अनचाहे रिश्ते की कीमत चुकाकर आज़ादी हासिल कर ली। खुदा जाने वो लड़की आज क्या सोच कर आई थी। उसकी मगरूर अन्ना को चोट पर चोट पहुंचाए उसे रेजा रेजा करने का इरादा रखती थी। और यही जामिन का सारा जवाब दे गया। उसके हाथ से कागजात लेकर उसे हवा में चाट दिए। पहली बार उसने तस्लीम किया कि सब कुछ होना है और उनकी बेगम के कहने पर करता आया था। उसे दर हकीकत इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। आगे बढ़कर उसे दबोच कर अपने करीब करते उसकी सांसों को पीने लगा और फिर उसके सुर्ख चेहरे पर अपनी नजरें झुमाए घर आया था। लेकिन आज रात तो तुम्हारा कुछ और भी हक बनता है जो तुम मेरे हवाले करो। इस बार वो काम भी थे। वो उसकी कुर्बत से इस जानलेवा शख्स की कुर्बत में इतनी ही जानलेवा थी कि जैसे वो मुकम्मल इरादा रखती हो कि कम से कम उसे अपने करीब नहीं करेगी, लेकिन उसके बिगड़े हुए इरादे उसके कदमों को डगमगाहट में मुब्तला कर गए। उसके चेहरे को थाम कर वो अपने करीब करते वो बेतहाशा उसके लबों पर झुकते हुए नवीन बेगम से किए गए सारे वादे भूल चुका था। वो भूल गया कि उसकी माँ जब उसे सवालिया नजरों से देखेगी तो उसे सर झुकाना पड़ेगा। वो भूल गया कि सामने बैठी हुई लड़की के साथ उसने जिंदगी गुजारने के बारे में नहीं सोचा था। वो बस उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत वारते उसे हासिल करता जा रहा था। लेकिन उस लम्स में जुनून था,
सख्ती नहीं थी। उसने काँपता हुआ हाथ जामिन के सीने पर जमा दिया। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा तो तुम्हारे जिस्म पर मेरा निशान बाकी रह जाए, ताकि तुम्हारी अना पर मेरा छुआ हुआ लम्स बाकी है। और ये बाकी रह जाएगा ताकि तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हें एहसास रहे कि तुम जामिन खान की जेरे हिरासत रही हो। इस रिश्ते की कीमत इतनी छोटी नहीं हो सकती कि तुम चंद कागजात मेरे हवाले करते हुए फरार हासिल कर लो। और आपसे कौन बताता कि उस लड़की ने ये कागजात सिर्फ फरार हासिल करने के लिए नहीं, उसके हवाले किए थे। बेड पर उसे पिनअप करते हुए बेतहाशा उस पर झुकता चला गया। रात कतरा कतरा बरस रही थी और उन दोनों की तेज सांसें एक दूसरे में शामिल होती उनको एक दूसरे में पेवस्त होते जिस्मों के सारे फर्क को मिटा रहा था। वो मदहोश सा इंसान उस पर साया फगन हुआ था और उसके साए में भीगती चली जा रही थी। उसे कभी नहीं सोचा था कि आज वो उसकी शिद्दतों से मुतारिफ होगी। सोचा तो जामिन खान ने भी नहीं होगा कि उसकी मगरूर अना को तोड़कर उसे इतना मजबूर कर देगी कि वो इसे पा चुका था। अगली सुबह दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उन दोनों को बेदार कर दिया। वो फजर अदा करके ही लेटी थी। कमरे पर जोरदार दस्तक ने उसे फौरन बेदार किया। जल्दी से जामिन का बाजू हटाते वो बेड तक आई। शायद वो नींद का पक्का था जो अभी तक इसी तरह लेटे था। कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई नौरीन बेगम उसे बड़ी सख्त नजरों से घूर रही थी। रात तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा तो हो चुका होगा। सब बाहर आ जाओ और वही काम करो जो तुम्हें करने चाहिए। यहाँ नई नवेली दुल्हन बनकर बैठ कर रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने अपना जहर आलूद तीर फेंका जो शायद निशाने से डगमगा गया कि उसके इस वक्त सामने जामिन खान की बीवी खड़ी थी, ना कि जहांरा की बेटी जिसे वो बेतहाशा नफरत करती थी। अभी तक मेरे शौहर बेदार नहीं हुए। वो जिस वक्त जाग जाएंगे तो हम इकट्ठे नीचे आ जाएंगे। अभी हम नाश्ता नहीं करेंगे। ये दूसरा थप्पड़ था जो उसने नौरीन बेगम के मुंह पर दे मारा। अब उसे अपने हक के लिए खुद को खड़ा होना था। मुकद्दर अगर उसके लिए दरवाजा खोल चुका था तो वो कभी इन दरवाजों को बंद नहीं कर सकती थी। लेकिन उसकी आवाज इतनी थी कि कानों तक पहुंचती और लहजा इस तरह का था कि अपने शौहर को डिस्टर्ब ना करना चाहती हो। और यही से उनकी नजरें भटकती उसके गीले बालों पर जा रुकी और उसकी गर्दन पर बना हुआ हल्का सा निशान देखकर उनके चेहरे की रंगत भी उसी निशान में मिलने लगी। बहुत पछताना पड़ेगा, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हें एक बार मुझे गुस्सा हासिल कर लेने दो जिसके लिए तुम इतना उड़ रही हो। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि नौरीन जहांगीर किस चीज का नाम है। सरजी उठकते अपनी बातों का जहर घोलकर वहां से चली गई थी और वो चुपचाप पलट आई। सोफे पर बैठते न जाने कितनी देर वो सर गिराकर वो आने वाले वक्त के बारे में सोचती रही। रात उस शख्स का रवैया कैसा था और अब वो कैसा होगा। इन सारी बातों से अनजान होकर वो कुछ देर के बाद उसे जामिन को बेदार कर दिया। लेकिन वो चुपचाप उठा, फ्रेश होने के बाद तैयार हुआ और वो भी साथ साथ तैयार हो रही थी। दोनों के दरमियान कुछ खास गुफ्तगू नहीं हुई। हाँ, लेकिन उसने खुद को जामिन की नजरों की हिरासत में पाया। वो दोनों इकट्ठे ही नीचे आए थे। दाजी तो न जाने कितनी देर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। नाश्ते की टेबल पर वो आज उनकी हमराही में बैठी थी। आज यहाँ किसी की जरूरत नहीं हुई कि उसे कहे कि वो किचन से सारा सामान लाकर यहाँ रखे। उन सबको नाश्ता खत्म कर लेने के बाद ही नाश्ता करने के बारे में सोचे। जो हमारा बेगम ने अपनी मर्जी से शादी की थी और इस शादी में जहांगीर साहब की रजामंदी शामिल नहीं थी। जुल्गुरनैन एक मामूली सा क्लर्क था और उन्हें ये बात अच्छा खासा चुभती थी। हालांकि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से नौरीन बेगम को अपनाया था और वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही प्लानिंग करती थी। लेकिन फिर हमेशा भाइयों की गैरत उस वक्त जाग जाती जब बहनों की पसंदगी का मसला हो। वो सामने और उसके साथ ऐसा ही हुआ। तकरीबन शादी के 3 साल बाद जब वो एक हादसे में चल बसे तो उनकी जिंदगी मुकम्मल अंधेर हो गई। उनके साथ बातचीत तर्क कर रखी थी। जहांगीर साहब ने भी और बाद में भी उन्होंने अच्छा खासा दबाव दिया कि वो दूसरी शादी कर ले। लेकिन वो दूसरी शादी के हक में नहीं थी। जुल्कुरनैन की मोहब्बत और फिर जुदाई ने उसे इस तरह तोड़ दिया कि वो किसी और का साथ होने के लिए एक कैद मुसलसल के बराबर थी। सो वो अपनी जिंदगी को अपनी बेटी के साथ जोड़ते हुए अपने कदमों पर खड़ी गई और एक बार फिर अपने भाई की नाराजगी को मोल ले लिया।
नौरीन बेगम को तो पहले ही एक आँख नहीं पाती थी, क्योंकि नौरीन बेगम का वायु ने शिद्दत से चाहता था। उन्होंने इनकार से उनके मुंह पर मारते हुए कहा था कि अपनी ही भाभी को अपने खिलाफ कर लिया था। सारी जिंदगी उन्होंने जहांगीर साहब के जहन में जहर घोला। उस रोज भी वो जहां आरा बेगम से मुलाकात करने के लिए गई थी, जब रास्ते में आने वाले अचानक हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया, और नौरीन बेगम ने जामिन के जहन में ये बात डाल दी कि सब कुछ जहारा की वजह से हुआ है। हालांकि उस रोज उन्होंने जहारा से सारी नाराजगी खत्म कर ली थी। मुकद्दर में बिछड़ना लिखा था या जो भी, उस रोज बहन भाई के सारे फासले मिट गए थे। उन्होंने देर तक जहारा से मोहब्बत भरी बातें की, उन्हें अपने दुख सुख का एहसास दिलाया। उस रोज जहारा ने उन्हें बताया कि वो एक अरसे से ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो किसी भी वक्त उनकी जान ले सकती है। उन्हें ये दुख अंदर से खाए जा रहा था, और फिर ऐसा ही हुआ। उनके इंतकाल के ठीक 2.5 साल के बाद जहारा बेगम भी चल बसी, और वो नन्ना सा वजूद ताजिए की जेर प्रस्ती में हवेली के तारीख ज़हन लोगों की पाबंदी में आ गया। तो मैं ये समझूं कि मेरे बेटे पर हुस्न किसी हथियार की तरह काम कर गया। उस वक्त वो सख्त लहजे में बात कर रही थी और जामिन बिल्कुल उनके सामने बैठा था। मैं पिछली किसी बात को दोहराने के हक में नहीं हूँ जामिन। बस जल्द से जल्द सारे कागजात अपने नाम करवाओ और इस रिश्ते से फरार हासिल करो। जाने क्यों उस रोज उसे नौरीन बेगम की बात कुछ खास पसंद नहीं आई। वो ये बात छुपा गया कि वो सारे कागजात तो पहले ही उसके हवाले हो चुके हैं। उनके सारे हुक्म सुनने के बाद वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उस रोज के बाद एक अनजानी सी दीवार उन दोनों के दरमियान हाल हो चुकी थी। हालांकि उसने खुद को जामिन के करीब करने की कोशिश की थी, उसके सारे कामकाज अपने हाथों से करते हुए उसे ये एहसास दिला रही थी कि अब उसकी जिंदगी में वो कितनी मुदाखलत हासिल कर चुकी है। वो 2 हफ्ते बज़ाहिर तो बहुत खामोशी से गुजर रहे थे, लेकिन दोनों के अंदर कौन सी हलचल बढ़ पाती। शायद दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराए हुए थे। उस रोज वो आईने के सामने बाल सुलझा रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। एक दफा तो वो अनजान बनकर उसके करीब से गुजर गया। जब उसने पलटकर उसके चेहरे को देखा, आज कुछ जल्दी आ गए? चाय लाऊं आपके लिए? वही नरम लहजा जो वो हमेशा उसके साथ अपनाया करती। उसे छोकर उसकी जाने बैठा। तुम बार बार मुझे मुतवज्जा करती हो, क्यों? बार बार ये क्यों एहसास दिलाती हो कि तुम मेरे साथ इस कमरे में मौजूद हो? और अपने बालों को कंधे से हटाकर कमर पर फैलाते वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं इस कमरे में नहीं, इस रिश्ते में भी आपके साथ हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ये एहसास दिलाओ। महपारा जुल्कुरनैन वो गलत है उसके करीब आया, उसके इतना करीब खड़ा था कि उसकी तेज सांसें महपारा के चेहरे को झुलसा रही थी। आप मुझे महपारा जामिन खान भी कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और उसने उसे गर्दन से दबोच कर अपने करीब कर लिया। यानी तुम मुझे इसीलिए ही गुस्सा दिलाती हो और मुझे अपने करीब करती हो। उसे अपना पंतरा बता नहीं, बल्कि खुद आपको करीब हो जाऊंगी, इतना कि करीब कोई महफारा को जामिन खान से जुदा न कर पाए। पूरे 2 हफ्तों के बाद वो उसके करीब आया था। एक बार फिर जब्त खोते उसके लबों पर झुका और उसकी हसीन लबों को दस्तरस में लेते उसे दीवार के साथ लगा गया। महापारा की सांसें टूटने लगी थी, उसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। चेहरा सुर्खियों में नहा गया। लबों से गर्दन और गर्दन से उसकी कमर तक आते उसके सारे नकुश असफर कर चुका था। उसके बालों को उंगलियों में दबोचे उस पर अपनी शिद्दतें लुटा रहा था। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, लम्हे के हजारों हिस्से में उससे दूर हुआ और नौरीन बेगम कमरे में दाखिल हुई। मफारा के बिखरे हुए बाल, बिखरी बिखरी सांसें, बेतहाशा सुर्ख रंगत और जामिन की बिखरी हुई सांसों ने उन्हें सारी कहानी सुनाते शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया था। यहाँ वो जामिन से मुलाकात कर से उसे 2 टोक बात करने आई थी, और अपने बेटे की बढ़ती हुई विवाह की और नजदीकियां देख उन्हें पागल कर देने वाले गुस्से में मुब्तला कर चुकी थी। उन्हें ये सब क्या था जामिन? तुम कब इस रिश्ते से फरार हासिल करोगे? वो गुस्से से फट पड़ी और वो उनके सामने हैरान सा खड़ा रह गया। क्या अभी तक वो सब कुछ उसने तुम्हारे नाम नहीं किया? अगर नहीं नाम किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे अभी और इसी वक्त तलाक दो और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। वो चीख पड़ी।
माँ पारा ने दहलते हुए दिल पर हाथ रख दिया और 2 कदम आगे बढ़ी। मामा प्लीज। उसे चाहा था कि उस वक्त खामोश हो जाए। जाने क्यों वो माँ पारा के सामने ये सब बर्दाश्त नहीं कह सकता था कि उस शादी में वही मकसद छुपा है जिस मकसद को पहली बार ये समझ चुकी थी। आखिर तुम मुझे कब तक खामोश करवाओगे? हमारे दान की तय पा चुका है। सब कुछ तुम अपने नाम मुंतकिल करवाने के बाद इसे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे। अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। क्या तुम्हारा इरादा है कि तुम सारी जिंदगी ही मेरे सर पर मुसल्लित रखोगे इसे? खामोश नजरों से जामिन के चेहरे पर डालकर वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई और जामिन का सारा सख्त जवाब दे गया। खुदा का वास्ता है, आप ये जिद छोड़ दे मम्मा। आप आखिर कब तक आप इस जेर का सहारा लेकर बैठी रहेंगी? ठीक है, आपके और मेरे दरमियान तय पाया था, लेकिन अब मेरा रवैया बदल चुका है। उन्होंने बाजू से पकड़ उसे झुंझा। तुम्हारा रवैया कैसे बदल सकता है? आखिर कैसे तुम बोल सकते हो कि ये जहारा की बेटी है? वो कमरे से दूर जा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी समातों में ये आवाज ही गूंज रही थी। उसे तो इन आवाजों से फरार चाहिए थी। सो फरार हासिल करने के बाद वो मजीद दूर होती चली गई थी। हाँ, मैं भूल चुका हूँ। हाँ, उस लड़की ने मुझ पर ऐसा असर कर दिया कि मैं हर चीज को फरामोश कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ मेरे नाम कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ूंगा। वो इतनी शिद्दत से चलाया कि उसके चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई और नौरीन बेगम उसके सामने साकित खड़ी रह गई। ये उनका वही मुमास बॉय था जो उनके हुक्म के बगैर सांस नहीं ले लेता था। क्या तुम मुझे नाराज करना चाहते हो? उन्होंने आखिरी बार आंखों में आंसू भरकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा और उसने आगे बढ़कर उन्हें कंधों से थाम लिया था। मैं आपको कभी अपने बेटे को ना खोए तो मुझे इसके रिश्ते को कायम रखने दें। इस रिश्ते को तस्लीम कर लें प्लीज मामा, वरना मैं माहपानों को अलहदा घर में लेकर शिफ्ट हो जाऊंगा और मैं आपके साथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन माहपाना आप मेरे लिए जरूरी बन चुकी है। अगर वो यहाँ होती है, वो ये सब कुछ सुनती है, तो शायद सदमे से वो बेहोशी हो जाती। वो शख्स उसके लिए सब कुछ कह रहा था, ये तो उसके लिए ऐसे इंकशाफ था जो इसे खैरों के पहाड़ में गुम कर देता और वो कभी भी हकीकी रास्ता ना तलाश कर पाती। लेकिन यह हकीकत थी, निकाह के रिश्ते में इतनी ताकत होती है कि वो खुदा की भरोसे से नेक नियत से कायम किया जाए तो वो पहाड़ जैसे सख्त दिल को भी रेजा रेजा कर देता है। और जामिन खान का दिल भी रेजा रेजा होकर उस लड़की के कदमों में टूटकर बिखर गया था। नौरीन बेगम एक शिकस्त खोदा जानवर की तरह वहां से निकल गई। ऐसे लोगों को हिस्से में शिकस्त के अलावा और कुछ नहीं आता, जिन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ हसद करना सीखा हो, सिर्फ अना के बलबूते पर अपनी जिंदगी गुजारी हो और जिन्होंने सिर्फ बदगुमानी का जहर पिया हो। जब आखिर में वो जहर उन पर असर करता है तो दिमागी तौर पर मफलूज होकर रह जाते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी हार थी। इन सब से निपट लेने के बाद वो दीवाना वार भागते बाहर लॉन में आया। छोटे से बगीचे में फूलों के दरमियान वो इन हमाक से उनकी बनावट को दिख रही थी। जहन चाहे जहां भी उलझा था, लेकिन उसकी नजरें उन खूबसूरत पत्तियों में उलझी हुई थी। वो खुद भी एक फूल की तरह ही लग रही थी, लेकिन मुरझाया हुआ। उसके चेहरे की जामन को शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया था। उसके करीब आते वो चंद कदमों के फासले पर रुक गया। वही अनजानी सी खुशबू महापारा के इर्द गिर्द फैल गई। उसे चौंकते हुए सर उठाया और हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो पहले जैसी चमक नहीं थी। वो बेताब होकर उसके करीब आया। पारा, अगर वो सब कुछ सच था भी तो सिर्फ माजी था, सिर्फ 2 हफ्ते पहले का। जामिन जिसे तुमसे नफरत थी, जाने कि उसे तसल्ली देते हुए वजाहतें पेश कर रहा था। शायद वो माँ पारा को जामिन खान से बदगुमान नहीं करना चाहता था। आप जानते हैं, मैं ये सब कुछ पहले से जानती हूँ और बेहतर था कि आप मानी जब को बता देते कि वो सब कुछ तो पहले ही आपके नाम हो चुका है। उसने नरम से लहजे में कहा, जाने कि उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। उसमें इतनी भी सकत नहीं थी कि जामिन के बाद मुकाबल उठकर खड़ी हो जाती। मैं बता देता, लेकिन उनमें इतनी सख्त नहीं थी कि उसके बाद मैं ये भी बताता कि तुमने वो सब कुछ मेरे नाम कर दिया और मैंने खुद को तुम्हारे नाम कर दिया। माहपारा ने नजर उठाकर जामिन को देखा। जामिन का चेहरा धुंधला होने लगा। उसने बामुश्किल कोशिश की मुस्कुराने के, और अगले लम्हे बंद होती आंखों के साथ वो एक जानिब लुढ़क गई। नौरीन बेगम की बातों ने उसे किस कदर परेशान कर दिया था, ये उसका दिल जानता था।
چاہے اس کے دل نے یہ سوچ لیا تھا کہ زامن نے یہ رشتہ اسی بنیاد پر بنایا، لیکن پھر بھی یہ سننا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ اس کا نام پکارتے وہ دیوانہ وار اس کی جانب بڑھ اور اسے اپنے بازوں میں بھرتے گاڑی کی جانب لایا۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی نکال دی۔ اپنی زندگی بن چکی تھی وہ، اس لڑکی کو نہیں کھونا چاہتا وہ، اس زندگی میں سے کم پارا کو نہیں کھونا تھا، اور مسلسل اس کے حسین چہرے کو اپنی نظروں میں رکھے ہوئے اس کی صحت یابی کی دعا کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کو کچھ ہونے کا احساس اس کے دل کو کچھ ایسی بیماری میں مبتلا کر رہا تھا جو لا علاج تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور وہ ہاسپٹل کے بستر پر تھی۔ منظر اس کے سامنے واضح ہو گیا۔ زامن بےتابی سے اس کی جانب بڑھا۔ داجی بھی وہاں موجود تھے، زاہد صاحب، نائلہ بیگم اور شاید ایک کمرے میں نورین بیگم بھی مرجائی ہوئی رنگت لی کھڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ جذبات میں بہہ کر ان کے ہاتھوں کو تھام کر پوچھ رہا تھا، بغیر کسی کا خیال کیے، اور ماں پارا نے سرخ چہرے کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں ٹھیک ہوں زامن۔ سب نے باری باری حال احوال جاننے کے بعد کمرے سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا، لیکن سب کے چہروں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ تاجی آگے بڑھے، نوٹوں کی ایک گڈی اس کے سر پر وارتے انہوں نے جھک کر اس کے ماتھے کو بوسا دیا اور پھر ایک کمرے سے باہر نکل گئے۔ سب کو اتنا پریشان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں ٹھیک ہوں زامن۔ آپ نے بے تحاشا قریب دیکھ کر وہ بس ہلکا سا منمنا پائی۔ صاحب کا آنا بنتا تھا، خبر ہی ایسی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں بات مسکرا رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں بابا بننے والا ہوں، اور تم؟ اسے اپنا کامتا ہوا ہاتھ زامن کے لبوں پر جمع کر کے اسے مزید بولنے سے روکا۔ دل دھڑکا اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ کوئی تھا جو اس کے وجود میں پل رہا تھا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا سرپرائز تھا، معجزہ خدا بندی، کیونکہ خدا خود پر بھروسہ کرنے والوں کو اسی طرح تھام لیا کرتا ہے جس طرح اسے تھاما تھا، اور وہ بے تحاشا رو پڑی۔ زامن اپنے لبوں سے اس کے آنسو چن لیے۔ پلیز ریلیکس میری جان، سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے میں کتنی خوش ہوں، آپ نہیں جانتے کتنی محرومیوں کے بعد مجھے جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ بس نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ زامن نے جھک کر اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکا لیا۔ وہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا، اور دونوں جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا ایسا خوبصورت باب کھلنے والا ہے جس کے بعد صرف خوشیاں ان کی منتظر ہوں گی، جس کے بعد کوئی بدگمانی، کوئی نفرت ان کی راہ میں نہیں آ پائے گی، انشاءاللہ۔